हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। सही है, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। सही है, ठीक है, बढ़िया चलनी भी चाहिए। सही बात है। देखो, हम लोग ने बहुत सारे लेसन्स कंप्लीट कर दिए हमारे 11th बायोलॉजी के। आई नो मैं इतना रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ आप लोग के लिए, बट कोई बात नहीं। अभी थोड़ा सा 12th वालों का थोड़ा सा ये है ना, हेडेक है ना। ठीक है, हेडेक मतलब क्या, 12th वालों का थोड़ा ज्यादा सिलेबस है। सही है, तो हम लोग ने लाइव रिवीजन भी शुरू कर दिया है। आप लोगों का भी लाइव रिवीजन शुरू होगा, पर एक बार इनका सिलेबस थोड़ा कंप्लीट हो जाने दो। सही बात है, ठीक है। लास्ट वाला लेसन हम लोग ने बायोमोलिक्यूल कंप्लीट किया था। आज इस लेक्चर से बच्चों हम लोग हमारे सेम 2 का टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे, दैट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया था कि सर फोटोसिंथेसिस पढ़ाओ। ठीक है, कुछ न्यूट्रिशंस का भी डिमांड आया था, कुछ कॉकरोच वाले लेसन का भी डिमांड आया था, स्टडी ऑफ एनिमल टाइप का। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे लेसन को स्टार्ट करेंगे। टेंशन बिल्कुल ही मत लो। ठीक है, आपके सारे के सारे लेक्चर, आपके सारे के सारे लेसन कंप्लीट होंगे, इसकी जवाबदारी मैं लेता हूं। टेंशन मत लो। ठीक है, आपके हर एक लेसन कंप्लीट होने वाले। सही बात है, ठीक है। आप लोग को जैसा कि पता है कि मैं आप लोग को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे लेसन्स मैंने आप लोग को पढ़ाए हुए हैं और आप लोग के कमेंट भी अच्छे अच्छे आते रहते हैं। ठीक है, आज इस लेक्चर से बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इजी और साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। मुझे पता है आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में बचपन से पढ़ा होगा कि भैया प्लांट्स जो होते हैं वो खुद ही खाना बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फोटोसिंथेसिस होती है। पर इस लेसन में हम लोग इस चीज को एकदम डीपली समझेंगे, डीपली देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें इसमें रिएक्ट करती हैं। प्लांट्स के ऊपर पढ़ेंगे, प्लांट्स के कौन से सेल इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से सेल के पार्ट होते हैं, सब कुछ आज हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इस लेसन को। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, तो मैं ट्राई करूंगा कि इस लेक्चर को ज्यादा बड़ा ना करूं। सही बात है, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा आप लोगों को कि आखिरकार फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कैसे ये रिलेट करती है आपके रेस्पिरेशन वाले टॉपिक से। आई नो मैंने आप लोगों को रेस्पिरेशन नहीं पढ़ाया है, पर आपका फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है। समझ रहे हो? अगर आप एक समझोगे तो आपको दूसरा समझने में भी आसानी होगी। समझ रहे हो? ठीक है, क्लियर है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इस लेसन को। सही बात है, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से डाउनलोड कर लेना। सही है, प्ले स्टोर के ऊपर से जाना, वहां पे आप लोगों को ये एप्लीकेशन मिलेगा, इसे डाउनलोड करके रख लेना। क्वेश्चन पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर सब कुछ आपको मिलेंगे इस एप्लीकेशन पे। सही बात है। फिर वहां पे हमारा 10th स्टैंडर्ड के लिए काफी सारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो अगर आपके भाई बहन, अगर आपके कोई आस पड़ोस वाला, फिर कोई रिश्तेदार 10th स्टैंडर्ड में है तो आप उसे वो कोर्सेज पे रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि उनके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, उनके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। सही बात है, ठीक है। सो बढ़ते हैं, और यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप आ सकते हो डायरेक्टली। ये मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है, ठीक है, मैंने अपने इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे मेंशन की हुई है। कोई भी डाउट हो तुरंत आ जाओ, बिना फिक्र। बहुत सारे बच्चे वहां पे मुझसे कनेक्टेड है, तो आप भी आकर मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के इस लेसन को जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। देखो, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपन समझते हैं। हमें पढ़ना है फोटोसिंथेसिस के बारे में। सही है, हमें पढ़ना है फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो आखिरकार इस फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? क्या कोई फोटो खींचता है? ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो, 2 वर्ड से मिलकर ये वर्ड बना है। सबसे पहली बात, एक वर्ड है आपका बच्चों सिंथेसिस और एक वर्ड है आपका फोटो। ठीक है, सिंथेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन। अब हम लोग किसका प्रोडक्शन करेंगे? हम यहां पर बनाएंगे बच्चों कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज बनाएंगे। ठीक है, सो आई कैन राइट प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। इसका प्रोडक्शन करेंगे हम लोग बच्चों, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। सही बात है। सो प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, इसे हम लोग कह रहे हैं सिंथेसिस। पर ये सिंथेसिस हम लोग किसके हेल्प से करेंगे? वी विल टेक अ हेल्प ऑफ फोटो। फोटो का मतलब होता है बच्चों लाइट एनर्जी। इसकी कौन सी एनर्जी? लाइट एनर्जी। अब लाइट एनर्जी कहां से मिलती है? लाइट एनर्जी मिलती है हमारे सन से, हमारे सूरज दादा से। सही है, तो सन हमारे एक्चुअली हमारे पूरे दुनिया में जितनी भी एनर्जी है सबका प्राइमरी सोर्स ही सन है। हमारे आपके घर पे जितनी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आपके बॉडी में जो एनर्जी है, वो सब कहां से आई हुई है? कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है आपके सन से ही। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। ठीक है, सन है, देखो हियर इज योर सन। ठीक है, अब सन से एनर्जी आई, सन से लाइट आई, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट ने अपना खाना बना लिया। सही है, फिर इस प्लांट्स को कौन खा गया? हर्बीवोर। हर्बीवोर समझते हो ना, जो वेजिटेरियन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं। सही है, तो इन प्लांट्स को कौन खा गया? हर्बीवोर ऑर्गेनिज्म खा गया। फिर इस हर्बीवोर को कौन खा गया? कार्निवोर खा गया। समझ रहे हो? एक सेकेंड,
कार्निवोर ऑर्गेनिज्म खा गया, मतलब जो इस हर्बीवोर को खा गया नॉन वेजिटेरियन, सही बात है, ठीक है। फिर इस कार्निवोर को टॉप कार्निवोर खा गया, फिर ये टॉप कार्निवोर आगे चल के मर गया, वापस मिट्टी बन गया और वापस प्लांट बन गया, समझ लो, ठीक है। तो आपके बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी आ रही है, जो भी एनर्जी घूम घूम कर पहुंच रही है, वो इनडायरेक्टली किसके थ्रू पहुंच रही है, प्लांट के थ्रू। और प्लांट को एनर्जी कहां से मिल रही है, इनडायरेक्टली आपके सन से मिल रही है, मतलब डायरेक्टली आपके सन से मिल रही है। तो आपके अंदर जो एनर्जी है, मैं कह सकता हूं कि वो किससे रिलेटेड है, आपके सन से रिलेटेड है। सो सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। आई कैन से सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब सारी की सारी एनर्जी जो आपके धरती पे है वो कहां से आ रही है, आपके सूरज दादा से आ रही है। इतनी बात मानते हो मेरी, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इस एनर्जी का यूज करके, ठीक है, इस एनर्जी का यूज करके प्लांट्स क्या कर लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं। एक्चुअली में देखो, फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स नहीं करते, देयर आर मेनी माइक्रोब्स, देयर आर मेनी प्रोटिस्टा, ऐसे बहुत सारे प्रोटिस्टा वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मैंने तुम लोगों को पढ़ा था ना कि टोटल 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई और प्लांटी, एनिमेलिया, सही है। सो देयर आर सम प्रोटिस्टा आल्सो जो क्या कर सकते हैं, आपके फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। देयर आर सम प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस करते ही है। देयर आर सम और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, जैसे क्लेमाडोमोनास होता है, क्लेमाडोमोनास को कभी हम लोग मोनेरा में डाल देते, कभी हम लोग प्लांटी में रखते, समझ रहे हो, तो वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। नाउ जितने भी ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनो, जितने भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं बच्चों, उन्हें हम लोग ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोट्रॉपिक, या फिर इन्हें हम लोग फोटो ऑटोट्रॉपिक कहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक भी 2 टाइप के होते हैं। हम इन्हें क्या कहेंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, एक सेकेंड, पूरा मिट गया यार ये तो, ठीक है, हाँ। तो इन ऑर्गेनिजम्स को जो सन का एनर्जी यूज करके, ठीक है, सन का एनर्जी यूज करके खाना प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दे आर द फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। नाउ व्हाट इज मीन बाय ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म, बचपन से आपने पढ़ा है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स बच्चों जो खुद का खाना खुद बनाए, जो किसी और ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट ना हो। अब आप कहोगे कि भैया हम भी तो अपना खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, मेरी मम्मी तो रोज सुबह सुबह खाना बनाती है। देखो, आपकी मम्मी जो खाना बना रही है वो कहीं ना कहीं से तो आ रहा है ना। अगर आप वेजिटेरियन खाना खा रहे हो, वेज खाना खा रहे हो, तो वो प्लांट के कहीं से आ रहा है, ठीक है। अगर आप दाल खा रहे हो, चावल खा रहे हो, तो वो क्या है, प्लांट का प्रोडक्ट है ना, सही है। तो मतलब आप प्लांट को ही खा रहे हो। अगर आप नॉन वेज खा रहे हो ना, नॉन वेज प्रोडक्ट खा रहे हो, मान लो आप मीट खा रहे हो, एग खा रहे हो, सही है, तो वो कहां से आ रहे हो, वो किसी एनिमल से आ रहे हो। वो एनिमल जो है वो क्या खाता था, वो भी किसी प्लांट को खाता था। तो इनडायरेक्टली आप डिपेंड हो, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आप प्लांट के ऊपर ही डिपेंड हो आपके फूड सोर्स के लिए, सही बात है, ठीक है। सो वी आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, हम खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि चलो भैया आज बहुत भूख लगी है तो मैं आता हूं बाहर और मैं ऐसे खड़े हो जाता हूं जादू की तरह और धूप करके अपना खाना खुद बना लेता हूं। जादू कर सकता है ना भैया, हम नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर नॉट ऑटोट्रॉपिक, वी आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, सही है। तो जो खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर दे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। और इस लेसन में कौन से ऑटोट्रॉपिक की बात करेंगे हम लोग, प्लांट्स की बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट ओनली एंड ओनली प्लांट्स। हम लोग प्लांट्स की बात करेंगे कि प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस मतलब क्या है, सिंथेसिस ऑफ या फिर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। यू कैन राइट दिस डेफिनेशन ऑल्सो। सही बात है, क्लियर है, ये समझ में आ गया, दिक्कत कुछ नहीं होगी, ठीक है। अब देखो एक चीज और है, एक चीज हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन का फुल फॉर्म क्या है, फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रीजन। मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, आप लोगों को पता है कि एनर्जी बहुत ज्यादा सूर्य की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा पड़ती है हमारे अर्थ पे। तो क्या प्लांट वो सारी की सारी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है क्या? क्या प्लांट के पास इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि वो सारी की सारी लाइट एनर्जी को ट्रैप कर ले? नहीं बच्चों, ठीक है। वो सिर्फ वो 50% से भी लेस और एनर्जी को, ठीक है, 50% से भी कम एनर्जी को वो क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जिस रेंज की एनर्जी को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों,
फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। अब ये इतना एब्जॉर्ब कर सकता है, जो आपका प्लांट है ना वो 50% से कम एब्जॉर्ब कर सकता है, पर वो एक्चुअल में करता कितना है, वो सिर्फ 2 से 3% ही करता है। कितने करते हैं बच्चों, 2 से 3%। मतलब समझ रहे हो, इतनी सारी सनलाइट पड़ रही है, पर प्लांट, इतने सारे प्लांट है, आप कहीं भी चले जाओ आपको प्लांट ही प्लांट दिखेंगे आपके घर के आसपास या फिर कहीं भी चले जाओ, लेकिन वो सिर्फ सन की 2 to 3% ही एनर्जी को हार्वेस्ट कर पा रहे हैं। सही बात है, ज्यादातर वो विजिबल रीजन को ही हार्वेस्ट कर पाते हैं। तो मतलब कितना, ऑलमोस्ट 390 से लेके 730 nm तक। समझ रहे हो, ये एक रेंज है बच्चों, इसको याद रख लो, ये विजिबल रेंज है, ठीक है, जिसमें आप देख पाते हो, विजिबल रेंज है। तो इस रेंज की एनर्जी, इस रेंज के स्पेक्ट्रम को ही आपके प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं। सो इस रेंज को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज अ पार, यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। समझ में आ गया। सो दिस वाज द जनरल इंट्रोडक्शन, ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अब हमें समझना है, पहले एक बात हमें एक चीज समझनी है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या सिमिलैरिटीज हैं, सिमिलैरिटीज तो नहीं, क्या दोनों में रिलेशन है, रिलेशन कह सकते हो आप, ठीक है। आप लोगों ने, अभी तो आप लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ा नहीं है, पर आई नो आप लोगों ने 10वीं में रेस्पिरेशन पढ़ा था, सही है। अगर आप लोगों ने मेरे से रेस्पिरेशन पढ़ा होगा या फिर किसी भी टीचर से आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, तो 10th में याद करो, सेकंड लेसन में रेस्पिरेशन था, वहां पे आप लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेशन है डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन पढ़ा था, पढ़ा याद आ रहा है कुछ, ठीक है। सो वो सब रेस्पिरेशन के पार्ट है। नाउ हाउ द रेस्पिरेशन इज रिलेटेड टू योर फोटोसिंथेसिस, लेट्स स्टडी। नाउ सपोज बच्चों, ये एक प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट में से बहुत सारे प्यारे प्यारे पत्ते लगे हुए हैं। सो एक पत्ते को मैं ऐसे बड़ा सा बनाता हूं, सपोज ये मैंने एक बड़े पत्ते को मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, दिस इज द लीफ, ठीक है। अब इस लीव्स पे बच्चों कुछ सेल्स लगे हुए हैं, सपोज इट इज अ सेल, एक ही सेल बनाता हूं मैं, बहुत सारे सेल नहीं बनाऊंगा, एक ही सेल बनाऊंगा, बड़ा सा सेल बनाऊंगा मैं, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए इसी सेल के अंदर, ठीक है। सो सपोज ये एक बड़ा सा सेल है। अब सिर्फ एक सेल नहीं होता, ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं, बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन सेल। प्लांट्स के सेल को हम लोग बच्चों मीजोफिल कहते हैं, मीजोफिल सेल, ठीक है, मीजोफिल सेल्स। सो दीज सेल्स आर मीजोफिल सेल्स, जो कहां प्रेजेंट है, आपके लीफ में प्रेजेंट है प्लांट्स के, सही है। अब सेल है तो सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन भी होगी, सेल वॉल भी होगा, आप लोगों को पता होगा ना कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन तो होती है, हम ह्यूमंस के पास भी सेल मेम्ब्रेन होती है, पर हमारे पास सेल वॉल नहीं होती, जिसकी वजह से हम इतने फ्लेक्सिबल है ना, ऐसे खुद को मोड़ पा रहे हैं, खुद को ऐसे से मोड़ पाते हैं ना हम लोग, इतना फ्लेक्सिबल होते हैं। पर प्लांट नहीं इतना फ्लेक्सिबल, क्यों, क्योंकि उसके पास सेल वॉल है, सेल वॉल बहुत ही रिजिड होता है, तो इसलिए प्लांट एकदम हिल नहीं पाता, प्लांट इसीलिए चलता नहीं है। हम लोग चलते हैं ना, प्लांट हमसे बात नहीं कर पाता क्योंकि वो मुंह ही नहीं हिला पाएगा अपना, क्योंकि उसके पास सेल वॉल है, समझ रहे हो, ठीक है। हम भैया बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं, लेकिन प्लांट नहीं कर सकता, प्लांट चल भी नहीं सकता, समझ रहे हो, ठीक है। सो इसके पास एक सेल वॉल होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। अब देखो यहां पर एक ऑर्गन होता है बच्चों, यहां पर एक ऑर्गन होता है जिसे हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो आप लोगों को पहले से पता होगा, डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। इसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे पर अगले लेसन में, अभी मैं आप लोगों को सिर्फ रिलेशन बता रहा हूं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है उसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। अब आपके बॉडी को एनर्जी कैसे मिलेगी, आपको एनर्जी कैसे मिलेगी, बताओ जरा कैसे मिलेगी। आप लोगों ने पढ़ा है ना कि हमारे सेल में पड़ा होता है भैया ग्लूकोज, एक बच्चे से पूछा था मैंने, तो बोलता है भैया हमारे सेल में पड़ा होता है ग्लूकोज, सही है। अब एक ग्लूकोज कहां पड़ा है, साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज डिवाइड हो जाएगा एक छोटे से दूसरे कंपाउंड में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पाइरुवेट, सही है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अगर ये आप लोगों को नहीं आता तो कोई बात नहीं, इस लेसन से रिलेटेड नहीं है। जब मैं आप लोगों को रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा, जो कि इसका अगला लेसन है, जो कि इससे काफी ज्यादा रिलेटेड लेसन है, लिंक लेसन है, उसमें आपको ये सब डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी इतना समझो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है। एक आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, सही है। तो व्हेन द ग्लूकोज इज गेट कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट विद द प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, ये प्रोसेस कहां चलती है बच्चों, ये प्रोसेस चलती है आपके साइटोप्लाज्म में, सही बात है। अब ये पाइरुवेट को चैन नहीं आता
और ये कहां घुस जाता है, इसके अंदर घुस जाता है, ठीक है, कहां घुस जाता है, इसके अंदर घुस जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम में बना लेता है। यहां पे सिर्फ मैं ATY लिख देता हूं, एसिटाइल कोएंजाइम A बन गया, सही बात है, ठीक है। अब ये एसिटाइल A कोएंजाइम है, एक साइकिल में एंटर करता है, यहां पे एक साइकिल चलती है जिस साइकिल को हम लोग कहते हैं क्रेब साइकिल। साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल। अब क्रेब साइकिल से निकलता है NADH2 और FADH2, ठीक है, इस क्रेब साइकिल से मिलता है हमको NADH2 और FADH2, ठीक है। ये NADH2 ये FADH2 कहां एंटर करता है, एक चेन रिएक्शन में एंटर करता है, जो चेन रिएक्शन कहां चल रही है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आपके माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन, ठीक है, यहां पर एक चेन रिएक्शन चल रही है बच्चों। दिस चेन रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ठीक है, यहां लिख दूं, दिस चेन रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, सही है। और जैसे ये चेन रिएक्शन कंप्लीट होती है ना बच्चों, तो एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस हमें कितने एटीपी मिलते हैं, ऑलमोस्ट 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। कितने मॉलिक्यूल मिलते हैं, 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मिलते हैं हमें इस प्रोसेस की एंड में, सही बात है। हुआ क्या, इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। तो इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, इसमें ऑक्सीजन डालना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगते हैं, और लास्ट में जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है ना, तो यहां से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ CO2 भी निकलता है, ठीक है। इसको यहां लिख देते, वहां नहीं लिखते अपन इसको यहां लिख देते, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 भी यहां से निकलता है, सही है। तो रिएक्शन में पार्ट क्या लिया, ऑक्सीजन, और रिएक्शन से निकला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये सेम प्रोसेस हमारे अंदर भी होती है, सेम प्रोसेस प्लांट के अंदर भी होती है, सही बात है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, सही बात है। तो रेस्पिरेशन के पार्ट में प्लांट भी सेम चीज कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है, और यहां से क्या बना रहा है, आपका एनर्जी एटीपी बना रहा है, और एटीपी बनाने के बाद यहां से CO2 रिलीज हो रहा है। पर प्लांट में ये CO2 बाहर नहीं निकलता। अब होगा क्या इस CO2 का, देखो इस ऑर्गन के जो माइटोकॉन्ड्रिया ना, इस माइटोकॉन्ड्रिया के जस्ट बाजू में एक दूसरा ऑर्गन पड़ा हुआ है, एक दूसरा ऑर्गेनली है, ऑर्गन नहीं कह सकते हम लोग, ऑर्गेनली पड़ा हुआ है, जो हमारे अंदर नहीं मिलता। इस ऑर्गेनली को हम लोग कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे, एक ऐसा ऑर्गेनली पड़ा हुआ है, इस ऑर्गेनली को हम लोग कहते हैं बच्चों क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दिस इज द स्पेशल ऑर्गेनली, दिस इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो CO2 इस रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट मिला था, इस रिएक्शन के बाद हमको ये बाय प्रोडक्ट मिला था ना CO2, ये CO2 बाहर नहीं जाएगा। ये CO2 कौन ले लेगा, ये क्लोरोप्लास्ट ले लेगा। क्लोरोप्लास्ट बोलता है यार मुझे दे दो CO2, ठीक है। तो ये CO2 कहां से चला जाता है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर चला जाता है। ध्यान से देखो, ये CO2 कहां चला गया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर चला गया, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट बोलता है यार ये इतना CO2 ना मेरे लिए इनफ नहीं है, मुझे और CO2 चाहिए, और CO2 चाहिए, ठीक है। तो यहां पे इसके नीड को पूरा करने के लिए आपके सेल्स के ऊपर ऐसे छोटे छोटे ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे सेल्स नहीं, आपके लीव्स के ऊपर ऐसे छोटे छोटे ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे दिख रहा है, नाम सुना होगा आप लोग ने। इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं बच्चों स्टोमेटल ओपनिंग, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्टोमेटा, पढ़ा है ना। तो दिस इज स्टोमेटा, ठीक है, ऐसे ओपनिंग्स प्रेजेंट है। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या बोल रहा है कि भैया मुझे यहां से जितना भी CO2 मिला, इसका जो बाय प्रोडक्ट मिला था CO2 ना, उतना CO2 मेरे लिए इनफ नहीं है, मुझे और CO2 चाहिए ग्लूकोज बनाने के लिए। यहां पे ग्लूकोज बनेगा आगे चल के, ठीक है। तो यहां पे और CO2 आता है इस स्टोमेटा से, ये एयर है आपका, एयर है, सही है। तो इस एयर से यहां से और CO2 इंसर्ट होता है, समझ रहे हो। ये CO2 आपके एयर से वापस प्लांट के अंदर जाता है, किसके पास चला जाएगा, वो आपके क्लोरोप्लास्ट के पास चला जाएगा, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट को CO2 मिल गया। CO2 मिलने के दो रास्ते हैं, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। CO2 दो जगह से मिलता है, एक आपका रेस्पिरेशन का जो बाय प्रोडक्ट था उसका CO2, और एक आपके नेचर से CO2 मिल रहा है, सही बात है, ठीक है। फिर इस CO2 से रिएक्ट करेगा आपका वाटर मॉलिक्यूल, सही है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल कहां से आया, वाटर मॉलिक्यूल आता है आपके रूट से। रूट्स का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, सही है। तो रूट्स ने क्या किया, इस वाटर को एब्जॉर्ब किया, CO2 मिला, सही बात है, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्ट हो जाते हैं, ये दोनों रिएक्ट हो जाते हैं और यहां पे फॉर्म कर देते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखना चाहिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक है। यहां पे क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, और ग्लूकोज बनने के साथ साथ यहां पे बाय प्रोडक्ट बनता है आपका ऑक्सीजन, सही है।
तो देखो एकदम अपोजिट चलता है। जैसे ये रिएक्शन था ना, आपका ग्लूकोज तोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन लग रहा है, फिर तोड़ के क्या मिल रहा है अपने को, CO2 मिल रहा है। तो ग्लूकोज से CO2 बनाया, यहां पे CO2 से ग्लूकोज बनाया, जस्ट अपोजिट। समझ रहे हो? ठीक है, यहां पे क्या था, हम लोग ने ग्लूकोज से CO2 बनाया, इसको तोड़ तोड़ के, पर यहां पे हम लोग ने क्या किया, इस CO2 को जोड़ जोड़कर हमने क्या बनाया, ग्लूकोज। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, जब भी आप किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में जब भी आप कोई चीजों को जोड़ कर कोई एक नया प्रोडक्ट बनाते हो, इसे हम लोग कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, लिखो कहीं पे, इसे हम लोग कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन मतलब क्या, जब आप दो या दो से ज्यादा चीजों को जोड़कर एक बड़ा प्रोडक्ट बनाओगे। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस इज आल्सो एनाबॉलिक रिएक्शन। प्रोटीन सिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, अमाइनो एसिड जोड़ के एक लंबी सी चेन बनाते हैं ना प्रोटीन की। सही बात है, सो इट इज आल्सो एनाबॉलिक रिएक्शन। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे इस रेस्पिरेशन में क्या होगा, यहां पे हम लोग इस ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं और यहां से CO2 रिलीज करवा रहे हैं। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, जहां पे हम चीजों को काट देते हैं, चीजों को डिवाइड कर देते हैं। सही है, सो दिस रिएक्शन इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। समझ रहे हो? तो हमारे बॉडी में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दो प्रकार के रिएक्शन चलते हैं, एक कैटाबॉलिक और एक एनाबॉलिक। समझ में आ गई बात? ठीक है, सो यहां पे क्या बना, ये ऑक्सीजन बना। नाउ ये ऑक्सीजन जो है ना बच्चों, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में बनता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, तो इसमें से कुछ ऑक्सीजन, ये जो ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन बना ना, इसमें से कुछ ऑक्सीजन चला जाता है रेस्पिरेशन के लिए। थोड़ा सा ऑक्सीजन कहां चला जाता है, रेस्पिरेशन के लिए। और जो बाकी का बचा हुआ ऑक्सीजन है, जो प्लांट को किसी जरूरत नहीं है, तो ये प्लांट क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को इस स्टोमेटा के थ्रू यहां से बाहर निकाल देगा। समझ भाई बात? ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, CO2 आया। CO2 कहां से आया, दो जगह से। एक आपके रेस्पिरेशन से थोड़ा सा CO2 मिला, प्लांट के बोला मेरे लिए इनफ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, और स्टोमेटा से और CO2 लूंगा। ये CO2 दो जगह से आ गया। वाटर कहां से, आपके रूट से। सही है, यहां से रिएक्शन हुआ। सही है, अब यहां से क्या बन गया आपका, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और यहां पे एक बाय प्रोडक्ट मिला आपका, ऑक्सीजन। सही है, ये ऑक्सीजन बहुत ज्यादा था, प्लांट बोलता है इतना ज्यादा मेरे को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ थोड़ा सा ऑक्सीजन चाहिए ताकि मैं अपने ग्लूकोज को तोड़ के वापस CO2 बना के एनर्जी बना लूं। सही है, ये मुझे थोड़ा सा ही ग्लूकोज, थोड़ा सा ही ऑक्सीजन चाहिए, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा ऑक्सीजन रख लेगा अपने, बाकी जो बचा हुआ ऑक्सीजन है उसे क्या कर देगा, इसी स्टोमेटा के थ्रू रिलीज कर देगा। ठीक है, इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि प्लांट हमेशा CO2 को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, मतलब ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। सही है, पर ये जो काम है ये सिर्फ डे टाइम में होता है बच्चों। ठीक है, डे टाइम में ही कोई भी प्लांट आपका ये प्रोसेस करता है। अगर रात की बात हुई तो रात में सनलाइट होता नहीं है, रात में फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, तो रात में जो प्लांट है ना वो नॉर्मल एनिमल्स की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब रात में जो प्लांट्स है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को इनहेल करेगा और CO2 को रिलीज करेगा। समझ रहे हो? ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। समझ में ये बात? ठीक है, अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं आप लोग को। एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से लिखी गई है। 6 मॉलिक्यूल लगते हैं CO2 के। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल हैं, 6 मॉलिक्यूल लगते हैं CO2 के, 12 मॉलिक्यूल लगते हैं वाटर के। कितने? ठीक है, 6 मॉलिक्यूल लगते हैं CO2 के, 12 मॉलिक्यूल लगते हैं वाटर के, तब जाके आपका एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज का। ठीक है, दिस इज द ग्लूकोज। फिर इसी के साथ साथ आपके वाटर के 6 मॉलिक्यूल वापस रिटेन होते हैं, वापस आपको मिलते हैं, और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन यहां से रिलीज होता है। समझ में ये बात? ठीक है, सो ये एक कंप्लीट रिएक्शन है। किसी किसी बुक में क्या करते हैं पता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता है। मतलब यहां से जो 12 है यहां से 6 है ना, तो 6 वापस रिलीज होने वाले, तो यहीं पे वो लोग 6 लिख देते हैं खाली। समझ रहे हो? तो मतलब वापस आपको 6 मिल ही रहा है ना। तो लेकिन कंप्लीट रिएक्शन ये है आपकी। ठीक है, जहां पे क्या हो रहा है, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल वाटर के, तब वहां पे आपका क्या मिल रहा है, एक ग्लूकोज बन रहा है, और 6 मॉलिक्यूल वाटर के वापस रिटेन हो रहे हैं आपके। सही है, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलता है। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कंप्लीट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? ठीक है, समझ में आई बात? आप ऐसे भी लिख सकते हो कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पे सिर्फ 6 मॉलिक्यूल लिख दो H2O के, तो समझ लो, मत माइनस कर दो, अपना नेट निकाल लो इसका। यहाँ पे C6H12O6 प्लस यहाँ पे फिर H2O लिखने की जरूरत नहीं हो जाएगी, 6O2। ठीक है, पर आपके बुक में ये वाला नहीं दिया हुआ, आपके बुक में ये दिया हुआ है, तो इसी को फॉलो करो, कंफ्यूज क्यों होना है। ठीक है, तो समझ में आ गया इतना, फोटोसिंथेसिस क्या होता है समझ में आ गया इतना।
सही बात है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन इस क्लोरोप्लास्ट के बारे में, समझ लेते हैं कि आखिरकार ये क्लोरोप्लास्ट है क्या, बना किस किस चीज का है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। ये समझ में आ गया कि भैया क्या कनेक्शन है रेस्पिरेशन का फोटोसिंथेसिस के साथ, ठीक है। रेस्पिरेशन का फोटोसिंथेसिस के साथ क्या कनेक्शन है वो आपको समझ में आ गया होगा। जो CO2 ये रिलीज कर रहा है उस CO2 को ये पकड़ रहा है, और जो ऑक्सीजन ये रिलीज कर रहा है उस ऑक्सीजन को ये पकड़ रहा है, और जो एक्स्ट्रा बचा हुआ माल है उसको क्या कर दिया जा रहा है, रिलीज कर दिया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। सिंपल से, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं बच्चों क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनेली। ये क्या है? इट इज अ सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन प्लांट्स। सिर्फ प्लांट्स के पास होता है ये। चलो एक प्लांट बनाते हैं आप। सपोज यहाँ पे एक ऐसे पत्ता है, यहाँ का पत्ता थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। सपोज दिस इज द लीफ, ठीक है। अब इस लीफ के अंदर क्या है? इस लीफ के अंदर है एक बड़ा सा सेल। इस सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मीजोफिल सेल। सही है, दिस इज द मीजोफिल सेल। क्लियर है? अब हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। इस सेल के अंदर और कौन कौन से सेल ऑर्गेनेली है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो मैं क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा बच्चों, ठीक है। मैं क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, या फिर अपन काम करते, अपन ये सब कुछ बनाते ही नहीं, अपन सीधा क्लोरोप्लास्ट बनाते। समझ में आ रहा है ना आपको क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? तो अपन ना डायरेक्टली क्लोरोप्लास्ट को ही बनाते। देखो सपोज दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है? ये मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। मेसोफिल सेल कहाँ प्रेजेंट है? आपके प्लांट्स के लीव्स में। प्लांट्स के लीफ के सेल को ही मेसोफिल सेल कहते हैं, और कहीं के भी सेल को आप मेसोफिल सेल मत कह देना। सही बात है, ठीक है। सो मान लो दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट। नाउ क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल लेयर स्ट्रक्चर। दो लेयर होते हैं इसके, डबल मेम्ब्रेन होती है। सही है। तो क्लोरोप्लास्ट की दो मेम्ब्रेन है। दिस इज द डबल मेम्ब्रेन। सही बात है, ठीक है। अब आप लोग ने एक चीज और सुनी होगी कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है। क्योंकि अब देखो एक थियरी है, हम लोग पढ़ते हैं एवोल्यूशन में, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या कहती है पता है? ये जो क्लोरोप्लास्ट, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पहले ना खुद एक प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करते थे। पहले एक यूकैरियोटिक सेल था, प्रोकैरियोटिक सेल था। तो जो यूकैरियोटिक सेल था वो आया इस प्रोकैरियोटिक सेल को खाने के लिए, ठीक है। तो वो इसको खा गया, समझ लो, मान लो ये उसको अपनी बॉडी के अंदर ले लिया। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल था वो बोला भाई मैं नहीं मरूंगा, ठीक है, मुझे मरना नहीं है, लेट्स मेक अ डील, हम लोग एक डील करते हैं, ठीक है। तो मान लो ये जो सेल है ये अभी अपना यूकैरियोटिक सेल के अंदर गया, ठीक है। ये क्या बोलता है कि देखो यार, तुमको खाना चुराना पड़ता है, तुमको दूसरे सेल को खाना पड़ता है, तुम ढूंढते हो प्रिडेशन के लिए, सही बात है। तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे लिए फोटोसिंथेसिस के हेल्प से ग्लूकोज बना के तुमको दे दूंगा। सही है, तो मैं तुमको फोटोसिंथ करूंगा, मैं खुद फोटोसिंथ करूंगा, ग्लूकोज बनाऊंगा और तुमको दे दूंगा, और बदले में थोड़ी सी एनर्जी तुम मुझे दे देना। सही है, तो थोड़ी सी एनर्जी इसको मिल गई, इसको प्रोटेक्शन भी मिल गया कि अब इसको कोई दूसरा यूकैरियोटिक सेल नहीं खाएगा। सही है, इसको प्रोटेक्शन भी मिल गया, और यूकैरियोटिक सेल का फायदा क्या हुआ कि उसको क्या मिल गया? सोर्स मिल गया ग्लूकोज का। सही बात है, ठीक है। अब उसको प्राइमरी उसको वापस ग्लूकोज मिलते रहेगा ना, अब उसको वापस प्रिडेशन करने के लिए यहां वहां नहीं घूमना पड़ेगा। सही है, ये कहता है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। सही है, सिमिलर सी चीज कहती है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी। माइटोकॉन्ड्रिया भी पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करता था। सही है, उसको भी किसी यूकैरियोटिक सेल ने खाया। सही है, वही बोलता है भैया मुझे नहीं मरना, मैं नहीं मरना चाहता। तो यूकैरियोटिक सेल बोलता है मेरा क्या फायदा, चलो कुछ डील करो, ठीक है। तो ये सेल क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया वाला सेल क्या बोला कि देखो तुम जो रेस्पिरेशन करते हो, तुम्हारे अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, उससे बहुत ही कम एटीपी बना पाते हो तुम। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने अंदर क्रेब्स साइकिल करूंगा, मैं अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन करूंगा, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी बनाऊंगा और तुमको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी दूंगा। सही है, तो यूकैरियोटिक सेल को एटीपी भी मिल गया, यूकैरियोटिक सेल को एटीपी मिल गया, और प्रोकैरियोटिक सेल को प्रोटेक्शन मिल गया कि भैया अब इसको कोई मारेगा नहीं। समझ रहे हो, ठीक है। तो ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है। अब इस एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को हम लोग कहते हैं सपोर्ट करने के लिए कुछ फैक्टर्स है, कुछ प्रूफ है हमारे पास। क्या प्रूफ है कि आपके क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में आपको डीएनए देखने को मिलता है, खुद का डीएनए, अलग डीएनए, और ये डीएनए सर्कुलर होता है। यहां पे ऐसा सर्कुलर डीएनए देखने के लिए मिलता है। और आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने मेरे साथ सेल वाला और सेल ऑर्गेनेली वाला टॉपिक पढ़ा है ना मेरे साथ, तो मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास सर्कुलर डीएनए होता है, यूकैरियोटिक सेल के पास सर्कुलर डीएनए नहीं होता। ठीक है, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया
कि हम लोग ने प्रोकैरियोटिक वाले में पढ़ा हुआ था कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स उनके पास सर्कुलर डीएनए होता है, और साथ ही साथ आपके जो क्लोरोप्लास्ट है इसके पास भी सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। सही बात है, ठीक है। इसके पास राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, राइबोसोम पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है। अब आपका जो यूकैरियोटिक सेल है, उसके पास कौन सा राइबोसोम होता है? उसके पास 80S राइबोसोम होता है। सही बात है, उसके पास कौन सा राइबोसोम होता है? 80 पास। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास 70S राइबोसोम होता है। सही बात है, ठीक है। और इस क्लोरोप्लास्ट के पास भी कौन सा राइबोसोम है? 70S राइबोसोम ही है बच्चों। तो इससे हमको ये प्रूफ होता है कि ये पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करता था। समझ में आई बात, ठीक है। सो अभी हम लोग इसको मिटाते हैं, ये अभी हमारे काम का नहीं है। अभी हम लोग कुछ और चीजें पढ़ते हैं इसके बारे में जो फोटोसिंथेसिस से रिलेट होंगी। सही बात है, ठीक है। सो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, और इस क्लोरोप्लास्ट के जो खाली खाली सरफेस दिख रहा है, ये जो पूरा ब्लैक वाला सरफेस दिख रहा है ना, इस सरफेस को बच्चों हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। समझ रहे हो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा मतलब पूरा यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है बच्चों? आपका स्ट्रोमा है। सही बात है, ये पूरा का पूरा एरिया स्ट्रोमा कहलाता है। सही बात है, ये लो मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा ब्लैक वाला पोर्शन क्या है? इसका स्ट्रोमा है, मतलब इसका जो सरफेस एरिया है वो स्ट्रोमा है। अब इस स्ट्रोमा में बच्चों कुछ ऐसे कॉइन शेप के स्ट्रक्चर रखे हुए हैं। यहां पर बच्चों ऐसे कुछ कॉइन शेप के ऐसे स्ट्रक्चर रखे हुए हैं, समझ रहे हो। और ये कॉइन शेप के स्ट्रक्चर ऐसा रखा है जैसे एक के ऊपर एक कॉइन रखा है, जैसे हम लोग नहीं पढ़ते, हम लोग नहीं देखते कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे कॉइन रख दो, वैसा कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर रखा हुआ है, ठीक है। इस एक स्ट्रक्चर को, ये जो एक कॉइन है ना, एक कॉइन, इस एक कॉइन को बच्चों हम लोग थैलाकॉइड कहते हैं। एक कॉइन को हम लोग क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड। सही है, सिर्फ एक कॉइन को, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड। पर अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर की बात करूं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं बच्चों ग्रैनम, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रैनम। सिंगुलर में ग्रैनम आ रहा है ना पूरा, हाँ कट नहीं रहा है, ठीक है। तो सिंगुलर में हम लोग ग्रैनम कहते हैं। पर क्या सिर्फ एक ही ग्रैनम होता है? नहीं, बहुत सारे ग्रैनम होते हैं भाई। कुछ ग्रैनम यहां पे हो सकते हैं, देखो कुछ ग्रैनम ऐसे होते हैं यहां पे, समझ रहे हो। कुछ ग्रैनम आपको यहां देखने के लिए मिलेंगे, समझ रहे हो, कुछ ग्रैनम आपको यहां देखने के लिए मिलेंगे। तो सिंगुलर में आप इसे ग्रैनम कहोगे, अगर आप सबकी बात करोगे, प्लूरल की बात करोगे, तो हम इसे कहेंगे ग्राना, ठीक है। सो सिंगुलर में ग्रैनम, पर प्लूरल में हम लोग इसे क्या कहेंगे बच्चों? ग्राना। समझा? ग्राना इज द प्लूरल वर्ड एंड ग्रैनम इज द सिंगुलर। सही है, तो सिंगल को हम लोग, इसको पूरे सिंगल को ग्रैनम, सबको मिलाकर हम लोग ग्राना कहेंगे। सही बात है। इस एक स्ट्रक्चर को, सिर्फ एक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? थैलाकॉइड। नाउ दिस थैलाकॉइड इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये जो थैलाकॉइड है ना बच्चों, ये भी क्या होता है? डबल्ड मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन। और हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है एक चीज, ये डबल मेम्ब्रेन किसकी होती है? फॉस्फोलिपिड की। डबल मेम्ब्रेन किसकी है ये? इट इज अ फॉस्फोलिपिड डबल मेम्ब्रेन। और हम लोग ने पढ़ा है पहले ही, हम लोग ने पढ़ा है ना सेल वाले लेसन में, कि फॉस्फोलिपिड कहीं भी रहेगा तो वो डबल लेयर ही बनाएगा। क्यों डबल लेयर बनाएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था, देखो फॉस्फोलिपिड कैसा होता है, ये फॉस्फेट होता है और ये लिपिड होता है, ये फॉस्फेट होता है, ये लिपिड होता है। सही है, तो ये फॉस्फेट वाला जो एरिया होता है, ऊपर वाला जो रीजन होता है बच्चों, वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब इसको पानी से प्यार होता है। ये फॉस्फेट वाला एरिया, फॉस्फेट वाला एरिया, सही है। तो ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या? इसको पानी से बड़ा सारा प्यार है। और ये जो नीचे वाला एरिया है ना, ये होता है लिपिड। इसको पानी से प्यार नहीं है, इसको पानी डर लगता है, ये हाइड्रोफोबिक है। सही है, तो ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है। तो भैया अगर आप सेल के अंदर रहोगे तो सेल के अंदर तो दोनों साइड से पानी लग सकता है ना आपको। तो ये कैसे बनाते हैं? डबल मेम्ब्रेन बनाते हैं, मतलब कुछ ऐसा बनाते हैं, समझ रहे हो। तो दोनों साइड से कौन आएगा? दोनों साइड से पानी को कौन झेलेगा? फॉस्फेट झेलेगा। और बीच में आपके लिपिड क्या रहेंगे? बचे हुए रहेंगे, समझ रहे हो। तो ऐसा ऐसा लेयर बना रहता है थैलाकॉइड के अंदर। और इस मेम्ब्रेन के अंदर ही क्या लगे हुए हैं? पिगमेंट्स लगे हुए हैं बच्चों। इसके अंदर ही क्या लगे हुए हैं? पिगमेंट लगे हुए हैं। दीज आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। कौन से पिगमेंट है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। कहां लिखें? कहां लिख दें? फोटो सिंथेटिक पिगमेंट। समझ में आई बात, ठीक है। दीज आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। कौन कौन से होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? जैसे क्लोरोफिल होता है, ज़ैंथोफिल होता है, फाइकोबिलिन होता है, ऐसे बड़े सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, ज़ैंथोफिल ऑरेंज कलर का होता है, समझ रहे हो। ऐसे अलग अलग टाइप के पिगमेंट हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मतलब सब पढ़ाऊंगा आप लोग को, ठीक है। सो
ये पिगमेंट्स कहां प्रेजेंट होते हैं? इस थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे, ठीक है, इस थैलाकॉइड की ऊपर ऊपर वाली मेम्ब्रेन पे आपके पिगमेंट लगे हुए हैं। एक बात और सुन लो, आपके ये जो अलग अलग थैलाकॉइड्स हैं, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है। ये जो अलग अलग थैलाकॉइड्स है बच्चों, ये आपस में ना ऐसे कनेक्टेड होते हैं, आपस में ऐसे ब्रिज दिख रहा है, ऐसे ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, समझ रहे? ये इससे कनेक्टेड है, ये वाला इससे कनेक्टेड है, सिमिलरली ये इससे कनेक्टेड है, समझ रहे हो? तो आपस में ये सारे के सारे थैलाकॉइड क्या होते हैं, सॉरी सारे के सारे ग्रेना क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये जो ब्रिज है ना बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा लैमिली, ठीक है, इसका नाम क्या है? स्ट्रोमा लैमिली। स्ट्रोमा का मतलब मैंने आपको बताया, इस सरफेस को स्ट्रोमा बोलते हैं, और लैमिली का मतलब होता है ब्रिज, ठीक है। तो स्ट्रोमा के अंदर जो ब्रिजेस बने हुए हैं उसे हम लोग स्ट्रोमा लैमिली कह रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसी पूरे स्ट्रक्चर के अंदर क्या चलने वाला है? फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज को बनाना, सब इसी के अंदर चलने वाला है। तो दो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, सब इसी के अंदर होने वाला है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी जितनी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है यहां तक। इसके आगे की जो चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं, सही है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को मजा आया होगा आज के इस लेक्चर में। कुछ नया सीखने मिला है कमेंट सेक्शन कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। कोई भी डाउट होता है अगर आप लोगों को, तो आप लोगों के लिए खुला हुआ है मेरा इंस्टाग्राम, ठीक है। आ जाओ, भर दो अपने मैसेजेस से, अपने बता दो कि क्या आपका डाउट है, क्या आपको पढ़ना है मेरे से, ठीक है। अगर आपको अच्छे लगता है मेरे लेक्चर्स तो वो भी आप आके बता सकते हो मुझे, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में, जहां पे हम लोग डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन सबका एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।